चलिए, कल हम लोग देख रहे थे संधि, है ना। संधि में हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे थे जिसमें यण स्वर संधि तक हो गया। क्लियर है। आज हम लोग पढ़ेंगे अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि। क्लियर है ना। तो जिस संधि में, है ना, क्या होता है, ए ऐ ओ औ के पश्चात, है ना, कोई अन्य स्वर आए। क्लियर है। अन्य स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। क्लियर है। मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। यदि किसी भी वर्ण का जो प्रथम शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण ए ऐ ओ औ हो और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर क्या हो, है ना, कोई दूसरा स्वर हो, इनको छोड़िए। क्लियर है ना। तो उसमें क्या होगा, ए का ऐ हो जाएगा, ऐ का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आओ हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं अब एक एक उदाहरण। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अयादी स्वर संधि के उदाहरण, है ना। मैं क्या बोला, ए के साथ यदि अ आए तो क्या हो जाएगा, अय। मैं बोला अय के साथ यदि अ आए, कोई अन्य स्वर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आय, है ना। हमेशा इसका मात्रा आ जाता है। जैसे ओ के साथ अ आए तो हो जाएगा औ, है ना, और औ के साथ कोई अन्य स्वर आए तो क्या हो जाएगा, आओ। क्लियर है। जैसे ने धन अन, क्लियर है, ये हो जाएगा नयन, है ना। ठीक है। क्लियर है। और है ना जी, इसमें छिपा हुआ है। ठीक है। अब जैसे चे धन अन, है ना, ये हो जाएगा चयन। क्लियर है ना। ए के साथ अ आए या कोई दूसरा स्वर आए तो वो क्या हो जाएगा, अय में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। जैसे गए के साथ अन जोड़े, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये गायन। क्लियर है। ठीक है। नए के साथ अक जोड़े तो ये हो जाएगा नायक। क्लियर है। ठीक है। चलिए जैसे पो धन अन, ये हो जाएगा पवन। क्लियर है। और जैसे भो धन अन, ये हो जाएगा भवन। क्लियर है ना। जैसे भव धन अन हो जाएगा भावन। क्लियर है। जैसे पौ धन अक, ये हो जाएगा पावक। क्लियर है। आया समझ में, है ना। तो कोई अन्य स्वर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, है ना, वो हमेशा परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर है। इसी को कहते हैं अयादी स्वर संधि, है ना। जैसे अगर मान के चलो ये अ के जगह पे यहां, है ना, ए के जगह पे ई आ जाए, है ना, तो यहां जैसे आय हो रहा था, है ना, तो उसमें ई की मात्रा लग जाएगा। क्लियर है। जैसे न धन इका हो गया, मान के चलो। क्लियर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ना ई का, है ना, आय है इसमें, लेकिन ये ई की मात्रा क्या लग जाएगा, उसमें लग जाएगा, है ना, कोई सा भी हो। ठीक है। जैसे बड़ा ई होगा तो बड़ा ई की मात्रा लग जाएगा, ऊ लगेगा तो ऊ की मात्रा लग जाएगा, होगा वही अय आय औ आओ ही लगेगा,
है ना, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसके साथ कौन सा अन्य स्वर है ना। अ और आ को छोड़ के यदि कोई भी अक्षर रहे तो उसमें क्या हो जाता है, क्लियर है, मात्रा लग जाता है। आ होगा तो यहाँ व में आ की मात्रा लग जाएगा, ठीक है। ई है तो य में ई की मात्रा लग जाए, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं व्यंजन संधि। चलिए अब देखते हैं व्यंजन संधि, है ना। क्या, तो व्यंजन संधि, ठीक है, क्लियर है ना। जैसे मैं आपको उसी परिभाषा में बता दिया था कि जब दो वर्णों के मेल से तो विकार उत्पन्न होगा इसमें भी, है ना, लेकिन प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, व्यंजन हो, ठीक है ना। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण या तो स्वर हो या व्यंजन, क्लियर है। तो वहां क्या होगा, व्यंजन संधि होगा, क्लियर है। जब अंतिम, है ना, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर या व्यंजन दोनों में से, सॉरी व्यंजन हो, तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होगा, या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा, कोई सा भी वर्ण है, तब वो व्यंजन होगा, क्लियर है। जैसे वाक, ये आधा क है ना, व्यंजन तभी रहता है जब उसमें अ छिपा हो, अगर पूरा हो तो उसमें अ है, वो स्वर संधि हो जाएगा, क्लियर है। वाक धन ईस क्या हो जाएगा, वागीश, है ना। इसके नियम मैं बताऊंगा कि सर यहाँ क है, यहाँ ग कैसे होगा, क्लियर है, आगे हम लोग नियम में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। वाक धन ईस। दूसरा उत धन हार क्या हो जाएगा, उद्धार, क्लियर है। आइए अगर बात करें इसके प्रकारों की, तो व्यंजन संधि को प्रकारों में न बांट के इसके बहुत सारे नियम बताए गए हैं जिसके द्वारा व्यंजन संधि बनते हैं, क्लियर है ना। जैसे मैं बात करूं, यहां देखिए क है, ई जुड़ा तो उसका तीसरा वर्ण हो गया, तो ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी नियम के द्वारा बने हुए हैं, उन नियमों को हम लोगों को देखना है, क्लियर है। चलिए देखते हैं व्यंजन संधि के नियम। देखें व्यंजन संधि के नियम, तो पहला नियम क्या है, तो देखिए स्पर्श व्यंजन का जो पहला अक्षर है उसी को बोला जाता है, क्लियर है। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमाक्षर, ये सब मैं आपको जब वर्ण पढ़ा रहा था तभी मैं बता दिया हूं, क्लियर है। तो देखिए कोई भी, है ना, प्रथमाक्षर, क्लियर है, प्रथमाक्षर जैसे क, च, ट, त, प, है ना, के साथ कोई स्वर, है ना, कोई स्वर हो, तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो या अंतस्थ व्यंजन हो, है ना, य, र, ल और व, ठीक है, हो, तो ये जो प्रथमाक्षर है ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, क्लियर है। मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी प्रथमाक्षर के साथ यदि उस वर्ग का, है ना, क्या हो, तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, अंतस्थ व्यंजन हो या फिर कोई स्वर हो, तो वो अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा, क्लियर है। चलिए जैसे क का किसमें परिवर्तन होगा, ग में, च का ज में, ठीक है, क्लियर है। ट जो है वो परिवर्तित हो जाएगा ड, डमरू वाले में, है ना, त परिवर्तित हो जाएगा द में और प परिवर्तित हो जाएगा ब में, क्लियर है ना। क ग में परिवर्तित होगा, च ज में, ट ड में, त द में और प ब में, क्लियर है ना। अपने ही वर्ण के
तीसरे अक्षर है ना उसमें परिवर्तित होंगे। जैसे जैसे दिक प्लस अंबर है ना, ये हो जाएगा दिगंबर। ठीक है। जैसे वाक प्लस धारा है ना, ये क्या हो जाएगा वाग धारा। ठीक है। और एक वागिश वाला बताया था वो भी इसी में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अच प्लस अन, ये हो जाएगा अजन। ठीक है। जैसे अच प्लस आदि है ना, ये हो जाएगा आजादी। क्लियर है। इसको आच लिख लो और इसको आजादी लिख लो। क्लियर है। ठीक है। जैसे सट धन आनंद, क्या हो जाएगा सडानंद। क्लियर है। जैसे सट धन अक्षर, हाँ ये क्या हो जाएगा जी षडाक्षर। क्लियर है। ठीक है ना। कृत धन अंत, कृदंत है ना। जगत धन ईश। क्लियर है। क्या हो जाएगा जगदीश। क्लियर है। जैसे सुख प्लस अंत, क्लियर है, ये क्या हो जाएगा सुबंत है ना। जैसे है ना अप धन ज, क्या हो जाएगा अब्ज। क्लियर है। ये आपका पहला नियम। ठीक है। व्यंजन संधि का पहला नियम जिसमें कोई भी, ठीक है क्या, प्रथमाक्षर किसी भी अन्य वर्ण स्वर तीसरा वर्ण चौथा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन के साथ आए तो वो क्या हो जाएगा अपने वर्ण का तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चलिए दूसरे नियम की बात करें है ना, तो कोई भी प्रथमाक्षर के साथ है ना, कोई भी प्रथमाक्षर के साथ, ठीक है, अनुनासिक वर्ण, ठीक है क्या, अनुनासिक वर्ण म तथा न। क्लियर है। म और न आए तो उसका पंचमाक्षर हो जाएगा। किसका, तो इसका है ना। ठीक है। जो पंचमाक्षर के साथ म या न आएगा तो उस पंचमाक्षर का प्रथमाक्षर का पंचमाक्षर हो जाएगा है ना। पहले वर्ण के साथ यदि म या न आ रहा है तो वो पहला वर्ण यदि क होगा तो उसका अंगा हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। चलिए जैसे उदाहरण देखते हैं है ना। जैसे वाक धन मय, ठीक है, वाक धन मय, तो ये देखिए ये प्रथमाक्षर है, इसके साथ म आ रहा है तो क्या मैं बोला क का पांचवा अक्षर, तो ये क्या हो जाएगा जी वांगमय है ना। ये अंग यहां आ जाएगा। क्लियर है। क की जगह पे। ठीक है। और मय। जैसे चित धन मय है ना, त का पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा है ना, तो ये न हो जाएगा है ना, और यहां क्या आ जाएगा चिन्मय। ठीक है। हलंत है इसीलिए आधा ही आएगा। क्लियर है। सत धन नारी, क्या हो जाएगा आधा न और ये नारी। क्लियर है। सन्नारी। ठीक है। तो कोई भी पंचमाक्षर प्रथमाक्षर के साथ क्या होगा म या प आएगा तो वो अपने वर्ण का पांचवा अक्षर होगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं तीसरे नियम को। तो तीसरा नियम
कहता है कि कोई भी ह्रस्व स्वर के साथ, ठीक है, अब बोलोगे कि सर यहाँ व्यंजन आ रहे हैं, ठीक है, सॉरी स्वर आ रहे हैं, आप व्यंजन की बात किए थे, है ना, तो ये व्यंजन में ही इसको ले लिया जाता है, ठीक है, नियम है, ये अपवाद नियम है, ठीक है, के साथ क्या हो, छ आए तो छ से पहले ये आधा च ऐड हो जाता है, क्लियर है ना, जैसे अनुधन छेद, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये अनु, छ से पहले आधा च जुड़ जाएगा, क्लियर है, अनुच्छेद, स्व धन छन, है ना, ये क्या हो जाएगा, स्वच्छ छन, क्लियर है ना, ये अपवाद नियम है, लेते हैं इसको व्यंजन में, है, देखिए ये व्यंजन को फॉलो नहीं करता, क्यों, क्योंकि व्यंजन में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी वर्ण का अंतिम वर्ण क्या होगा, ठीक है, व्यंजन हो, लेकिन इसमें क्या आ जा रहा है, स्वर आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, चलिए देखते हैं चौथा नियम, तो चौथे नियम की बात करें तो, है ना, क्या होगा, यदि कोई भी त वर्ण के साथ, ठीक है, च या छ आए तो ये त किसमें परिवर्तित हो जाएगा, च में, क्लियर है, ठीक है, च में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे उत्धन चारण, है ना, ये क्या हो जाता है, उच्चारण, ठीक है, क्लियर ठीक है, चौथे नियम में बहुत सारे नियम आते हैं ना, है ना, चौथे का ये पहला कर लो, ठीक है, दूसरा जगत छाया, क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, है, ये आधा च हो जाएगा, आधा तो का, और ये छाया, जग छाया, क्लियर है, ठीक है, चलिए दूसरा नियम देखें, है ना, तो त के साथ यदि ज या झ आता है तो उसका परिवर्तन ज के रूप में होता है, क्लियर है, त का परिवर्तन ज के रूप में होता है, जैसे सत धन जन, क्या हो जाएगा, ये ज में परिवर्तित हो जाएगा और ये जन, क्लियर है, दूसरा एग्जांपल, जैसे दूसरा है ना, उत धन ज्वल, है ना, तो ये तो फिर ज में परिवर्तित हो रहा है ना, और ये क्लियर है, उज्जवल, ये आता है ना, उज्जवल बहुत बार देते हैं, शुद्ध अशुद्ध, चलिए इसके तीसरा चौथा यहीं पे देखें क्या, चलिए, तो यदि त के साथ ट एवं ड आए, क्लियर है ना, तो क्रमशः क्या हो जाता है, ये ट के साथ यदि ट आएगा त के साथ तो उसका परिवर्तन ट में ही होगा, यदि ड आएगा तो उसका परिवर्तन ड में हो जाएगा, क्लियर है, जैसे उत के साथ डयन आए तो इसमें परिवर्तित हो जाएगा उड डयन, क्लियर है, जैसे बृहत के साथ यदि टीका है तब त के साथ ट लग रहे हैं, मतलब ट में परिवर्तित हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बृहत टीका, क्लियर है, चलिए चौथा नियम भी देख लेते हैं, यही चौथे नियम में त के साथ यदि ल है तो त का ल में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे उत धर लेख, क्या हो जाएगा, क्लियर है, उल्लेख, क्लियर है, एक ही एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, इसको मिटा दे रहा हूं, जिसको आप लोग लिख लेना, है ना, क्योंकि इसमें और नियम आ जाएगा यही, पांचवें नियम में जैसे त के बाद यदि स आए तो त का च में और स का छ में परिवर्तन हो जाता है, क्लियर है, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, त का च में और स का छ में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे उत धन श्रेष्ठ, क्लियर, क्या क्या हो जाएगा, ये त का परिवर्तन
च में हो जाएगा छ का परिवर्तन, ठीक है, छ में हो जाएगा, और है ना उच्छिष्ट। क्लियर है ना। ये व्यंजन संधि के चौथे नियम का पांचवा भाग, ठीक है। चलिए छठवें नियम की बात करें, यदि त के साथ ह आए तो त का परिवर्तन द में और ह का परिवर्तन ध में हो जाएगा। क्लियर है ना। त किस में परिवर्तित हो जाएगा, द से दवाद में, और ह परिवर्तित हो जाएगा ध से धनुष में। क्लियर है। जैसे तत् धर हित, क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, तद्धित। ठीक है, ये आधा, ये पूरा ध यहां है ना, ये नीचे, और ये आधा द इसी में लगे। क्लियर है, ठीक है। चलिए ये चौथा नियम कंप्लीट हो गया आपका। अब देखते हैं पांचवें नियम। चलिए पांचवें नियम की बात करें तो री र एवं स के बाद, क्लियर है, न आएगा तो ये न ण में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर है ना। इनके बाद बोला गया है ना, इन दोनों के बीच में कोई सा भी स्वर, व्यंजन या अनुस्वार हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि इन तीनों वर्णों के बाद, है ना, कितने भी अक्षर के बाद यदि न आ रहा है तो वो न ण में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर है। जैसे प्र, है ना, प्रधन मान, है ना, ये देखो प्र के बाद ही आ रहे न, भले उसके बीच में म है ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्र के बाद आ रहे न, है ना, अर्थात ये क्या हो जाएगा, म वैसे ही रहेगा, ये न ण में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। जैसे भूष धन अन, फिर वही स के बाद न आ रहा है, भले उसके बीच में अ है, तो ये क्या हो जाएगा जी, भू श और न। क्लियर है। चलिए, है ना, ये पांचवा नियम आपका ये कहता है। क्लियर है। चलिए छठवें नियम की बात करते हैं। चलिए बात करें छठवें नियम की, है ना, तो छठवां नियम भी 3 पार्ट में बांट दिया है ना, तो इसको मैं क्या कर दे रहा हूं, बांट दे रहा हूं, है ना, 3 पार्ट। क्लियर है। यदि म के साथ स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कहने का मतलब क से, है ना, म तक आए, है ना, तो ये म किस में परिवर्तित हो जाएगा, उसी वर्ग के अनुस्वार में। क्लियर है। जैसे परम धन तू, तो ये क्या हो जाएगा, परंतु। ये त का पांचवा अक्षर न है ना, इसीलिए ये देखो भले म छुपा है लेकिन इसका उच्चारण न के रूप में हो रहा है, परंतु पांचवा अक्षर हो जा रहा है ना, अनुस्वार या पंचमाक्षर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, क्लियर है। जैसे सम धन कलन, तो ये क्या हो जाएगा, संकलन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है ना, संकलन। क्लियर है। अंग की मात्रा का उच्चारण होगा यहाँ। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला। देखें दूसरा, तो म के साथ यदि, ठीक है, क्या, तो अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। क्लियर है। अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ मतलब य र ल व, है ना, ऊष्म व्यंजन स स स ह। क्लियर है। आए तो म हमेशा अनुस्वार में रहेगा। क्लियर है। जैसे सम धन विधान, है ना, संविधान, है ना, ये देखिए म ही उच्चारित होता है लेकिन संविधान, है ना, संविधान। जैसे सम धन योग, संयोग। क्लियर है, ठीक है ना। यदि म के साथ म आए तो इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो म ही रहेगा। क्लियर है, यदि म के साथ म आए। जैसे सम धन मान बराबर सम्मान। क्लियर है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके आखिरी नियम को, है ना, सातवां नियम। चलिए सातवें नियम की बात करें तो
है ना, यदि स के पहले, है ना, स के पहले, है ना, अ आ को छोड़कर, अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, क्लियर है ना, स के पहले, तो वो ये जो स है वो स मूर्धन्य स में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे सु धन स्मा, क्लियर है ना, ये देखो स के पहले उ की मात्रा आया है तो ये क्या हो जाएगा जी, सु, और ये स में परिवर्तित हो जाएगा, सुषमा हो जाएगा। जैसे विष, है ना, नहीं, वि धन सम, क्लियर है, ई की मात्रा आ गया स के पहले तो ये क्या हो जाएगा, वि सम, ठीक है। चलिए, व्यंजन संधि यहां समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं विसर्ग संधि की ओर, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखते हैं विसर्ग संधि, है ना। तो मैं आप लोगों को बताया था विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आता है तो वहां विसर्ग संधि होता है ना। जैसे तपह धन भूमि, क्या हो जाएगा, तपोभूमि, क्लियर है। निह धन आहार हो जाएगा निराहार, क्लियर है। धन आपद हो जाएगा निरापद, क्लियर है ना। तो देखिए तपह में विसर्ग, नी में विसर्ग और नी में विसर्ग आ रहा है, उसके साथ स्वर भी है और, है ना, क्या, व्यंजन भी। तो स्वर होगा तब भी वो विसर्ग संधि होगा और व्यंजन होगा तब भी व्यंजन संधि ही होगा, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं विसर्ग संधि के नियमों को, क्लियर है ना। व्यंजन संधि की भांति इस संधि के भी नियम होते हैं, है ना। चलिए देखते हैं उनके नियमों को। चलिए पहले नियम की ओर, है ना। पहला नियम कहता है कि विसर्ग के पूर्व, है ना, विसर्ग के पहले या बाद में अ आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है ना। और दूसरा जो अ होता है उसका अवग्रह हो जाता है। अवग्रह ये प्लुत स्वर जो मैं बताया था आपको वो हो जाता है ना। उसका उच्चारण भी अ के रूप में ही होता है। जैसे शिवः धन अहम, शिवोहम, यशः धन अभिलाषा, यशो अभिलाषा, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए दूसरे नियम की बात करें तो जब विसर्ग के साथ प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है ना, पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ मतलब य र ल व आता है तो विसर्ग का ओ हो जाता है ना। जैसे यशः धन गान, ग क्या है, क वर्ग का तीसरा वर्ण, है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, यशो गान, है ना। ठीक है, विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जा रहा है, ओ में। जैसे मनः धन हर, इसमें भी क्या, विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जा रहा है, ओ में, और क्या हो जाएगा, मनोहर। चलिए बात करें तीसरे नियम की। तो विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आता है तथा, है ना, बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या कोई दूसरा वर्ण आता है ना, या कोई अन्य वर्ण आएगा तो विसर्ग र में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे दुह धन उपयोग, इसका क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। क्यों विसर्ग का र में परिवर्तन हुआ, क्योंकि विसर्ग के पहले, है ना, छोटा ऊ है, क्लियर है। वैसे ही निराधार, निह धन आधार, निराधार, है ना, विसर्ग के पहले छोटा ही है ना, अर्थात विसर्ग क्या हो जाएगा, र में परिवर्तित हो जाएगा, क्लियर है, और क्या हो जाएगा, निराधार, ठीक है। चलिए अगले नियम की बात करते हैं और देखते हैं कि जब विसर्ग के पहले कोई भी स्वर उपस्थित होता है तथा बाद में क्या होगा, च, छ या स वर्ण होगा तो ऐसी स्थिति में विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दुहधन चरित्र, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र, ठीक है। निधन छल, निश्चल, निधन चेत, निश्चेत, क्लियर है ना। निश्चल पूछता है जी, है ना, क्या हो जाएगा इसमें देखिए, ठीक है, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आ रहा है और बाद में च, छ और स आ रहा है ना, तो विसर्ग क्या में परिवर्तित हो जा रहा है, स में, ठीक है। चलिए
अगले नियम को देखें, है ना। तो विसर्ग के पहले ई उ तथा बाद में क ख ट ठ प फ, है ना, मतलब प्रथमाक्षर और द्वितीयाक्षर, ठीक है, में से कोई वर्ण उपस्थित होता है तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दुह धन प्रकृति, तो क्या हो जाएगा दुष्प्रकृति, ठीक है। निर्धन कपट निष्कपट, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जब विसर्ग के बाद त अथवा थ उपस्थित होता है ना, ऐसी स्थिति में विसर्ग का स में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दुधन साहस, क्या हो जाएगा दुस्साहस, साहस, है ना। और निधनतेज निस्तेज, क्लियर है ना। याद रखिएगा विसर्ग के बाद बोला है तो और थ, तब की स्थिति में क्या होगा, विसर्ग स में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नियम की बात करें तो विसर्ग के साथ यदि छ हो तो विसर्ग लुप्त होकर च के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे परिधन छेद, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा परिच्छेद, ठीक है, क्लियर है। जैसे विसर्ग के साथ र आए तो विसर्ग भी लुप्त हो जाता है। जैसे निधन रस, है ना, विसर्ग लुप्त हो गया, ठीक है, और वो बड़ी की मात्रा में परिवर्तित हो गया छोटी, क्लियर है, और क्या हो जाएगा नीरस। इस नियम में विसर्ग के पूर्व आने वाला जो भी वर्ण रहता है उसका दीर्घ रूप में परिवर्तन हो जाता है, क्लियर है। जैसे नी में छोटी की मात्रा था विसर्ग से पहले, तो वो क्या हो जाएगा बड़ी की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगले नियम की बात करें तो विसर्ग के पहले अ अथवा आ आता है और विसर्ग के पश्चात कोई दूसरा स्वर उपस्थित होता है तो ऐसी स्थिति में विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे अतः धन एव, क्या हो जाएगा अतएव, है ना, यहाँ विसर्ग लुप्त हो गया, क्लियर है। चलिए बात करते हैं अगले नियम की, देखते हैं विसर्ग के पहले अ हो और बाद में क अथवा प वर्ण उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, क्लियर है ना। क्या बोला, विसर्ग के पहले अ और बाद में क तथा प, तो वो परिवर्तित नहीं होगा। जैसे अंतः धनपुर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा अंतःपुर, ठीक है। प्रातः धन काल, ये भी प्रातः काल, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और नियम होता है ना, जो इन सभी नियमों के विपरीत होता है। जैसे नोट करके नमः धन पुरः में उपस्थित विसर्ग का स वर्ण में परिवर्तन हो जाता है ना। जैसे पुरः धन कार, है ना, तो क्या हो जाएगा पुरस्कार, इसमें विसर्ग स वर्ण में परिवर्तित हो गया। जैसे नमः धनकार, तो इसमें क्या हो जाएगा नमस्कार, क्लियर है ना। यहाँ आपका संधि समाप्त होता है। कल की क्लास में हम देखेंगे समास। चलिए